नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल नंबर तीसरा जो कि यूपी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली संतुलन का अंतिम लोधी शासक। तो आपका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। देखिए साथियों, इब्राहिम लोधी दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 तक चला था। ठीक। और उसके बाद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना किया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोधी वंश का स्थापना कौन किया था? तो बहलोल लोधी ने किया था। कब किया था? 1451 में। कौन किया था? बहलोल लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? किसकी? आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ जिले के मोरबी रियासत में हुआ था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेला में पाखंड खंडनी पताका फहराकर हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों तथा अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाया था। और दयानंद सरस्वती ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। और दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम था बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में निम्न किस भाषा में लिखे गए हैं? ये आपसे पूछा कि जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ की भाषा पूछा है। तो उसकी भाषा आपकी थी पाली। कौन सी भाषा थी? पाली। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं जो कि जातक कथा कहलाता है। यह पाली भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली है? पूछ रहा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली है? तो इन लोगों को मिली है तांबा मिली है। क्या मिला है? तांबा मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से तांबा धातु मिली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी पूछा? क्या पूछा है? यानी हम्पी की राजधानी पूछा है। तो हम्पी की राजधानी क्या थी? विजयनगर थी। इस प्रकार आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और विजयनगर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो ऑप्शन आपका है रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ठीक, तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये तो ऐसे देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ये तीन लोग शामिल थे लेकिन भगत सिंह नहीं शामिल थे। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने पहली महिला कौन थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, एनी बेसेंट थी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत बॉम्बे शहर से शुरू किया था। तो आपका ये ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय झंडा ध्वज डिजाइन किया गया है? तो वो थे पिंगली वेंकैया, इन्होंने ही भारतीय झंडे के डिजाइन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? आपका ऑप्शन है आर्य समाज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम। तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए? इंडिया विंस फ्रीडम। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन फिर सुनिए, कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। बाकी द आर्य समाज, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, इन तीनों के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम कौन है? मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल आज़ाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो आपका क्या है? कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन का परसेंटेज पूछा है? किसका पूछा है? ऑर्गन का। तो ऑर्गन का परसेंटेज कितना है? 1% है। पूरे वायुमंडल में कितना है? 1% है। और नाइट्रोजन कितना है? 78.08, 78.08। ऑक्सीजन 20.95 है। और ऑर्गन अगर आप देखें कि अप्रॉक्सीमेटली तो 0.93% है, जो कि कितना हो जाएगा? 1% के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन आपका है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन को, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं? तो काली मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में? काली मिट्टी में। देखिए काली मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं। काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, यानी कि काली मिट्टी सब ज़्यादा जल को क्या करती है? अवशोषित करती है। और काली मिट्टी को इसी गुण के कारण इसे स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा आप कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किन किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? कपास पैदा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी शब्द का अर्थ या घोतक पूछा है। तो ग्रॉस, ग्रेन, ग्रेजुअल और ग्रैंड। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? ग्रॉस होता है। क्या अर्थ होता है? जी का अर्थ है ग्रॉस होता है। ऐसे इसका फुल फॉर्म आपको हम बताते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। NEG ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। NEG द प्रिंसिपल ऑफ ए पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा थॉमस रॉबर्ट माल्थम्स से। थॉमस रॉबर्ट माल्थम्स ने ये पुस्तक है जिसने क्या दिया? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कौन? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए 141 देशों के विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत कौन सा स्थान है? 68वां। कौन सा है? 68वां है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? तो आपका ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार, वस्तु का निर्माण का अधिकार, हर जाने की अपेक्षा का अधिकार। देखिए, हर जाने की अपेक्षा का अधिकार एक उपभोक्ता अधिकार है। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कौन सा एक उपभोक्ता अधिकार है? ठीक, तो हर जाने की अपेक्षा अधिकार आपका क्या हो जाएगा? उपभोक्ता अधिकार है। सभी प्रकार के खतरनाक सामानों और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार। ठीक, सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में पूरी तरह से सूचित करने का अधिकार। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? एमएसपी की बात कर, किसकी बात कर रहा है? एमएसपी की बात कर रहा है। तो कौन करता है? तो कृषि और सहकारिता विभाग करता है। कौन करता है? कृषि और सहकारिता विभाग करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजयादव थे। कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। समझ गए आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 153 आर्टिकल। एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और केंद्र का राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, लेकिन इससे पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र मांगा जा सकता है। और भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी क्या? राज्यपाल, जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था। और कहाँ की थी वो? उत्तर प्रदेश की थी। अच्छा, किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया है। ठीक, 124 में किसके बारे में? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया। और 148 में, आर्टिकल 148 में आपका है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति और शपथ सेवा की शर्तों से संबंधित है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन क्या था आपका कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 153 करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो ये आपका है भाग 12। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान भारत के संविधान का भाग 12वां वित्त संबंधी अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आपसे आर्टिकल पूछा है। क्या पूछा है? आर्टिकल। तो ये इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो कितने हैं? 9।
आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई इसके बारे में बता दें कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य और संघीय प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। मात्र दिल्ली एक ऐसा क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। उसे क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण बोला जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो डायोप्टर बोलते हैं अर्थात कैपिटल डी से उसको दर्शाते हैं। ऑप्शन डी डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रत्येक पानी के अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि जो पानी का फार्मूला होता है H2O होता है, तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यह उत्तर आपका डी बिल्कुल सही था। 2 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डैश मिश्र धातु कॉपर और टिन का मिश्रण है। आपसे पूछा है जो मिश्र धातु कॉपर और टिन का मिश्रण, तो उसमें का उत्तर क्या होना चाहिए आपका? तो बेल मेटल होगा। क्या होगा? बेल मेटल। इसका मतलब ये है कि बेल मेटल मिश्र धातु कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। जो आपका बेल मेटल होता है किससे मिलकर बना होता है? बेल मेटल। यानी बेल मेटल मिश्र धातु मिश्र और कॉपर से मिलकर मतलब कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। बेल मेटल एक प्रकार का क्या है आपका? मिश्र धातु है जो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है जो जल के कारण क्या हो जाता है? बीमारी हो जाता है। तो वो बीमारी कौन सी है? हैजा। कौन सी है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हैजा एक जल जनित बीमारी है। हैजा विब्रियो कोलेरी नाम से का एक जीवाणु होता है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा शुरू किए गए शुभांकर का नाम, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका। तो उस शुभांकर का नाम क्या है आपका? प्राकृति क्या है? प्राकृति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। प्राकृति क्वेश्चन फिर सुनिए। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा शुरू किए गए शुभांकर का नाम क्या है? तो नाम क्या है? प्राकृति। अगला क्वेश्चन आपका। चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश का है? तो चटगांव बंदरगाह कहाँ का है? बांग्लादेश का। कहाँ का है? ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। किन्हें नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। चलिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए सी, इक्वाडोर बन गया। कौन सा बन गया है? इक्वाडोर बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन है? बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन है? तो विजेता है आपके एम्मा रादुकानु। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पीआर सीरीजेस को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो केरल राज्य का बनाया गया है। किस राज्य का? केरल राज्य का। क्वेश्चन फिर सुनिए। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित पीआर सीरीजेस को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो केरल राज्य का बनाया गया है। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यहाँ पूछा महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? स्पेन और नीदरलैंड दोनों में किया जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन ने सी बिल्कुल सही होगा। ए और बी मतलब स्पेन और नीदरलैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 में किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है आपका पड़ेगा, उसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड से यानी कि बहुत बड़ा कुंड यानी कि महानदी
ये कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जो सौर ऊर्जा लगे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन चल रहा है, तो उसमें कौन सा? सिलिकॉन होता है। लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? क्या पूछा है? लोसर उत्सव। तो लोसर उत्सव उस जनजाति का नाम है मोनपा। क्या नाम है? मोनपा, मोनपा जनजाति। इसका थोड़ा सुन लीजिए। लोसर उत्सव मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। लोसर उत्सव भारत, भूटान, तिब्बत और नेपाल में मनाया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और लद्दाख में लोसर उत्सव मनाया जाता है। लोसर का अर्थ होता है नया साल। क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोसर का अर्थ क्या होता है? नया साल। और कौन सी जनजाति मनाती है? मोनपा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके थे कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? यहाँ से आपसे मध्य प्रदेश की नृत्य शैली पूछा है, तो आपको होगा माचा। माचा मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। माचा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। माचा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। माचा नृत्य गुरु दिशेश्वर सेन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? करनाली नदी। कौन सी? करनाली नदी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। किरण देसाई ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उनकी पुस्तक नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक पूछा है। क्या पूछा है? संविधान सभा की पहली बैठक तो 1948, जुलाई 1948, जनवरी 1950, अगस्त 1945, दिसंबर 1946। तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है? तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो है भाई, तो आपका इस प्रकार क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के प्रस्तावित किया गया है, वहाँ पर क्या बनाने के विधान परिषद। चलिए बाकी आपकी ये तमिलनाडु, गुजरात में नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? यहाँ पर केंद्र शासित का पूछ रहा है, तो आपको कौन सा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश? पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी। इस प्रकार का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, आज हम आप लोगों को जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि बहुत ही महत्व रखता है। आप इसको पढ़ के जाइएगा, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कोई कमी रह गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।